सो वेरी वार्म गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, दिस है रितेश चंदेल सर और विनर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिनका कल पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, और शायद वो लोग मेरी आज आखिरी क्लास अटेंड कर रहे होंगे क्योंकि उनका संभावित प्रश्न पत्र क्रमांक 12 आज हम लोग करने वाले हैं, तो उनके लिए शायद आखिरी क्लास हो सकती है और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, चलिए भैया, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे डाउनलोड कर ले क्योंकि जितने भी हम लोग पढ़ाते हैं उसकी सारी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो आज जो क्लासेस है, मेरे बाद में जो क्लासेस रहे हैं वो है, मेरे बाद में अमन सर की क्लास है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, उसके बाद कुंदन सर की स्टैटिक जीके की, दामिनी मैम की विज्ञान की क्लास 6 बजे है, 7 बजे बाल विकास और मनोविज्ञान की क्लास है, हिंदी की 7 बजे सतीश सर लेने वाले हैं, आदित्य सर 8 बजे गणित की क्लास लेने वाले हैं और प्रवेश सर रीजनिंग की 9 बजे लेने वाले हैं। ओके, चलिए भैया 28 मार्च को कभी भी पेपर हो आपका, लेकिन ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिली किसी को, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको उस पीडीएफ में जो चीज दे रखी है उसको डिस्कशन करने वाला हूं और आपको थोड़ी देर बाद ही, अभी जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद ही आपको वो पीडीएफ सारी मिल जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद 1 बजे के लगभग मिल जाएगी। ठीक है, 1-2 घंटे में आप रिवाइज करके उसको आराम से कर सकते हैं। चले बड़े आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें। ओके, कल का टेस्ट कैसा रहा सभी लोगों का, और मैनेजमेंट के क्वेश्चन क्या इजी थे आप लोगों के? चलिए भैया, द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, जरा बताओ इसका आंसर। 5 4 3 2 1। ओके, अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्यों नहीं मिली, क्योंकि सब जगह मैंने अपलोड करवा चुका हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सर हमको पीडीएफ मिल चुकी है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद ही मिल जाएगी, 1 बजे तक मिल जाएगी। ओके, लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? टैक्स अनुपालन, टैक्स कंप्लायंस, वित्तीय लेखा परीक्षा, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए होता है, लागत पता लगाने के लिए, कॉस्ट असरटेन करने के लिए, लाभ विश्लेषण के लिए, प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। ठीक है, वेरी इजी आंसर, वेरी 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 इजी, दैट इज लागत पता लगाने के लिए, कॉस्ट को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड एंड गिव मी आंसर, रीड एंड गिव मी आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड, जब एक व्यवसायिक इकाई बंद हो जाती है तो उस पर होने वाली लागत क्या कहलाती है? जब पूरा व्यवसाय बंद हो जाता है तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? When business unit is closed, then the cost which is to be incurred is called, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले लिखा है आरोपित कास्ट, दैट इज आरोपित लागत या इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट लागत लेखांकन में उसे कहा जाता है जो एक्चुअल में नहीं होती है, उसे क्या करते हैं हम लोग? अज्यूम करते हैं, अनुमान कर लगा लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि इतनी कॉस्ट लगी होगी, जो एक्चुअल में नहीं होती है उसे कहते हैं हम लोग आरोपित लागत या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट। ऐतिहासिक लागत आपको पता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जिस कीमत पर हम लोगों ने उस मशीन को लिया है उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब डूब लागत और शटडाउन लागत का मतलब क्या होता है? देखो, इसने क्या बोला है कि जब आपका बिजनेस यूनिट बंद हो चुका है फिर भी अगर खर्चे लग रहे हैं तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? देखो, संक कॉस्ट या फिर डूब लागत का मतलब यह होता है कि ऐसे खर्चे जो व्यवसाय को स्टार्ट करने के पहले या व्यवसाय जब स्टार्ट हो रहा था उस समय लग चुके हैं, अब वापस उस खर्चे को रिकवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे। तो ये जो शुरुआती वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो डूब लागत कहलाते हैं क्योंकि उसको वापस हम लोग ले नहीं सकते।
एंड शटडाउन लागत का मतलब ये है कि देखो ये कि आपका व्यवसाय बंद है फिर भी कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं। जैसे कि आपने कोई व्यवसाय बंद हुआ तो कुछ ना कुछ आपको उस गोडाउन में अगर आपने सामान रखा है तो उसका रेंट लगेगा आपका, उसकी कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोगों ने यूज कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा। तो कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं? शटडाउन लागत कहते हैं, शटडाउन कॉस्ट कहते हैं। जब व्यवसाय इकाई बंद हो जाती है तो उस पर होने वाली लागत, ठीक है, कुछ ना कुछ खर्चे लगते रहते हैं। ऐसी लागत को हम लोग क्या कहते हैं? शटडाउन लागत कहते हैं। ठीक है, शटडाउन लागत कहते हैं। तो आंसर इज डी। ठीक है, ओके। हाँ बोल सकते हैं, लॉकडाउन में जो भी खर्चा लगा था लोगों के, वो सारी चीजें क्या कहलाते हैं बेटा? ये शटडाउन कॉस्ट कहलाता है। चलो, बहुत सारे बच्चों का सही था। कारखाना बंद लागत भी कह सकते हैं उसको, बिल्कुल सही। ओके, सभी प्रत्यक्ष लागतों को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डिफाइंड। अब प्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं? एक लाइन में याद रखो, प्रत्यक्ष खर्चे वो खर्चे होते हैं, सारे प्रत्यक्ष खर्चे, प्रत्यक्ष लागत वो होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं भैया? सभी खर्चे जो कारखाने से संबंधित हो, कारखाने से संबंधित हो, सभी खर्चे जो कारखाने से संबंधित हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और भी बोल सकते हैं कि ऐसे सारे खर्चे जो किसी चीज को खरीदने में लगाए जाते हैं, वो किसी चीज को खरीदने में लगाए जाते हैं, वो सारे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागत कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीजें? डी ना, डी तो बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्शन में कितने खर्च, मतलब कि प्रोडक्शन करने में क्या क्या खर्चे लगे, ठीक है, तो वो नहीं होगा। कारखाने खर्चे में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, कारखाने खर्चे में बहुत सारी चीजें। कॉस्ट ऑफ सेल्स करने में कितने खर्चे लगे, कार्य की लागत मतलब कि काम करने में कितने खर्चे लगे, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो कारखाने वाले होते हैं, अगर आप लोगों ने लागत लेखांकन पढ़ा है तो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? वो प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं, मुख्य लागत कहलाते हैं। मतलब कारखाने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं बेटा? प्रत्यक्ष लागत कहलाते हैं। अब आप बोलोगे सर उत्पादन की क्यों लगेगा? भैया उत्पादन में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ उन्हीं खर्चों को जोड़ रहे हैं जो उत्पादन से संबंधित है, लेकिन ये कारखाने से संबंधित है बेटा। तो ये सारी चीजें जो कारखाने पे लगती है किसी गुड्स को बनाने में, वो सारी चीज क्या कहलाती है? मुख्य लागत कहलाती है, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोमू लिमिटेड इक्विटी शेयर जारी करके अपने विस्तार योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। ठीक है, एक कंपनी है चोमू लिमिटेड और वो शेयर्स जारी करके 100 करोड़ रुपए लेना चाहता है लोगों से। ठीक है, धन जुटाने के लिए बाजार की पहचान करे। वो कौन से बाजार की पहचान, किस बाजार से वो लेगा? ठीक है, ओके, प्रोडक्शन अलग चीज होती है। प्रोडक्शन मतलब सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, मैं फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहा हूं। सारे खर्चे जो फैक्ट्री में होते हैं वो सारे खर्चे प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं बेटा। ओके, चलिए भैया, द्वितीयक बाजार, प्राथमिक बाजार, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, दोनों ए बी तो होगा नहीं। शुरुआत में जब हम लोग पैसा पब्लिक से लेते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? प्राइमरी बाजार, प्राथमिक बाजार कहते हैं। कि क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक बाजार कहते हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा बाजार लिखत में न्यूनतम 25,000 की राशि आवश्यक है भैया?
इसका आंसर फटाफट बताओ, 25,000 या फिर इसका मल्टीपल 50,000, 75,000, 1 लाख रुपीस, ठीक है, जितने भी 25,000 के जो मल्टीपल्स होते हैं, गुणनफल होते हैं, वो किस बाजार में लागू होते भैया, बताओ जरा। ओके, in which money market instrument minimum amount of rupees 25,000 is required? राजकोष, विपत्र, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, वाणिज्यिक पत्र और वाणिज्यिक बिल, ठीक है, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी और ट्रेजरी बिल, कौन सा होता है? बिल्कुल सही, कॉल मनी में सिर्फ एक रात के लिए पैसा मिलता है, एक दिन के लिए पैसा मिलता है भैया। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कमर्शियल वाणिज्यिक बिल क्या होता है? जिसमें दो फर्म आपस में दो फर्म जब आपस में उधार में लेन देन करती है तब कमर्शियल बिल लगता है। और वाणिज्यिक पत्र क्या होती है? जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है जिनका नेट मतलब क्रेडिट वर्थनेस बहुत अच्छा होता है, वो कमर्शियल पेपर जारी करते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? राजकोष विपत्र, ठीक है, फिफ्थ का ए। इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, राजकोष विपत्र को जीरो कूपन बॉन्ड। ओके, चलिए जल्दी बताइए इसका। शेयर बाजार में सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों को पहली बार जारी करने पर विचार किया जाता है किसके माध्यम से? ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट टाइम इश्यू ऑफ द शेयर टू बी पब्लिकली ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट इज कंसीडर्ड एज, क्या कहते हैं उसको? कारोबार की पेशकश, ट्रेडेड ऑफरिंग, जारी करने की पेशकश, इश्यूएंस ऑफरिंग, सार्वजनिक बाजार, पब्लिक मार्केट, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दैट इज डी, ठीक है। कौन सा होगा ये? डी। बहुत इजी था, इसके माध्यम से हम लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब पढ़ो जरा इसको। आखिरी में लिखा है राइट इशू, इसको पढ़ो और मुझे समझाओ, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको इसके माध्यम से। जल्दी बताओ। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। चलो, श्री रमेश एंड कंपनी के मौजूदा शेयर धारक है। श्री रमेश एक मौजूदा कंपनी के शेयर धारक है भैया, ठीक है, और उन्हें पहले से मौजूद शेयरों की संख्या के अनुपात में नए शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। इस तरह की समस्या को कंपनी द्वारा जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह की इशू को कंपनी कैसे जानती है, समझ में आ गया? मिस्टर रमेश है जो पहले से किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स है और उनके पास उन्हें पहले से मौजूद शेयरों की संख्या के अनुपात में नए शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। इस तरह की समस्या को कंपनी के रूप में क्या जाना जाता है, ठीक है। मिस्टर रमेश इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड ही इज ऑफर्ड द राइट टू बाय द न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेयर्स विच इज ऑलरेडी परचेज्ड। दिस काइंड ऑफ इश्यू इज नोन एज बाय द कंपनी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? पब्लिक ऑफर फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। अब इसका हिंदी बड़ा अजीब है इसका, ठीक है, तो आप हिंदी मत देखना है, इंग्लिश देखो, FPO। ये पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करती है कि जब पहले से शेयर्स लॉन्च कर दे, मतलब पहले से शेयर्स पब्लिक से ले लेती है और फिर से सभी पब्लिक को, है ना, सभी लोगों को फिर से ऑफर करती है पैसे लेने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फिर से, है ना, मुझे सपोज करो कि मुझे 10,000 की जरूरत है पब्लिक से, ठीक है, और मैंने शुरुआत में IPO के माध्यम से कितना लिया? 6,000 रुपए ले लिया, ठीक है। तो ये IPO के माध्यम से 6,000 रुपए ले लिया। अब मुझे 4,000 की और आवश्यकता है, तो मैं किसके माध्यम से मांगूंगा? FPO के माध्यम से फिर से पब्लिक से मांग लूंगा, दैट इज कॉल्ड FPO, ठीक है। निजी प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अब जैसे कि मेरे पास जो 6,000 लोगों ने मेरे को पैसा दिया था, उनमें से मैं क्या करूंगा?
ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट, उनमें से कुछ लोगों को चूज करूंगा कि यार मेरे कितने पटवारी के बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को 6,000 रुपये दे रखा था, और उन पटवारी के बच्चों में से भी जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ऐप पे पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनमें से मैं कुछ बच्चों को छांटूंगा और उनको बोलूंगा कि बेटा मुझे पैसे की जरूरत है, मैं तुमको शेयर इश्यू कर रहा हूं। उसको कहते हैं हम लोग निजी प्राइवेट प्लेसमेंट। और EIPO को पता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो इंटरनेट पे होता है। राइट इश्यू का मतलब क्या होता है? राइट इश्यू का मतलब ये होता है कि जो 6,000 शेयर्स वाले होल्डर लोग हैं उनको फिर से मैं शेयर को इश्यू करूं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग राइट इश्यू। मतलब कि जो मौजूदा मेरे शेयर होल्डर्स है उनको फिर से मैं शेयर को इश्यू करूं, उसको कहते हैं राइट इश्यू। अब बच्चे लोग प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि निजी प्लेसमेंट और राइट इश्यू में अंतर क्या होता है। निजी प्लेसमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इश्यू में बेसिक अंतर यह होता है कि निजी प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर मैं क्या करता हूं कि उन्हीं लोगों को शेयर्स ऑफर करता हूं जो मेरे परिचित है, उनको चूज करता हूं, उनको सिलेक्ट करता हूं। जबकि राइट इश्यू में जो 6,000 लोगों को मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं उनसे मैं पैसे मांगता हूं। और पब्लिक ऑफर फॉर मतलब FPO के अंदर मैं हर किसी से मांग सकता हूं। जरूरी नहीं कि जो मेरे एग्जिस्टिंग, जिनको मैंने पहले से दे रखा है उन्हीं से मांगूंगा पैसा, मैं हर किसी से मांग सकता हूं। ये बेसिक 3 डिफरेंस होते हैं, पब्लिक, FPO, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इश्यू। इसका आंसर क्या होगा बेटा? राइट इश्यू इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है तीनों के, लेकिन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ो, चलिए जल्दी। हाँ, अधिकार की बात कर रहा है तो अधिकार, राइट, बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। चलो, चमन ने ₹2 लाख रुपए अंकित मूल्य के ट्रेजरी बिल को 1,96,000 में खरीदे। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था? 2 लाख था, और उसे कितने में खरीदा उसने? 1,96,000 में खरीदा। अब परिपक्वता के समय उसे मिलेगा 2 लाख रुपए, उसे कितना ब्याज प्राप्त होता है? उसे कितना ब्याज प्राप्त होता है? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज 4,000। दिख ही रहा है इसके अंदर, लेकिन सवाल कैसे बन सकते हैं आप देख लो। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन कि अभी तक हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन करे, फिर अभी अभी कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने अभी एक स्टोरी बना के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं दीदी जी। ओके सर, दे दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पढ़िए और आंसर दीजिए। ओके, यह देश की पहली और प्रमुख संस्था है जो डिपॉजिटरी और डीमेट अकाउंट सेवाएं प्रदान करती है। ये डिपॉजिटरी और डीमेट अकाउंट की सेवाएं प्रदान करती है, डीमेट खुलवाती है और डिपॉजिटरी की सेवाएं प्रदान करती है। इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है? इट इज द फर्स्ट एंड लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड डिपॉजिटरी एंड डीमेट अकाउंट। ठीक है, कौन प्रोवाइड करती है? फर्स्ट है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। हाँ, कौन सा होगा इसका? ओके, 9th का आंसर क्या होगा? गुड, दैट इज ए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, इसको NSDL बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? NSDL। यह डिपॉजिटरी और डीमेट अकाउंट की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, याद कर लेना इसे अच्छे से, NSDL। ठीक है, डीमेट क्या होता है? कल पढ़ा था हम लोगों ने, डीमेट क्या होता है। चलो आंसर बताओ फटाक से।
क्वेश्चन पढ़ो। ओके, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प बड़ी साख वाली कंपनियों द्वारा ब्याज दर से कम ब्याज दरों पर अल्पकालीन धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताओ इसका आंसर। जल्दी। ओके, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प बड़ी साख वाली कंपनियों द्वारा बाजार दर से कम ब्याज दरों पर अल्पकालीन धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है? बिलो गिवन ऑप्शन विच वन इज इश्यूड बाय द लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट? ठीक है, ट्रेजरी बिल बिल्कुल भी नहीं, ट्रेजरी बिल होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कॉल मनी पता है एक रात के लिए जो होती है। वाणिज्यिक पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र एक तरह से एफडी जैसा काम करता है, लेकिन 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक के लिए होता है ये। ठीक है, और बचा क्या अपने पास में? बी, कमर्शियल पेपर, जो कंपनी जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिनको लगता है सेबी को कि ये कंपनी पैसा पब्लिक को दे देगी, वही कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो पब्लिक से पैसा ले कमर्शियल पेपर के माध्यम से। ठीक है, और इसमें लेकिन लिखा होता है नॉन सिक्योर होता है, अनसिक्योर होता है ये पेपर क्या होता है? अनसिक्योर होता है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने भैया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आपका सारा चीज रिवीजन हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो। 10th का बी हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वाणिज्यिक पत्र 90 डेज से लेके 1 ईयर तक का होता है, इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ सही कहा अर्चना बेटा, वो अनसिक्योर होता है, रिस्की होता है, लेकिन उसको इश्यू भी कौन करता है? जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वही लोग इश्यू करते हैं उसको। तुक्का मत मारो, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज चल रही है यहाँ पे, तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पर। इसका उपयोग फर्मों की क्रेडिट बिक्री के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। राइट, बताइए 11th का आंसर क्या होगा? कमर्शियल। अभी कमर्शियल पेपर देख ही लिया हम लोगों ने कि यह बहुत बड़ी बड़ी जिनकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत अच्छी होती है, वो लोग लोगों से पैसा मांगते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, वाणिज्यिक पत्र होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह से एफडी होती है, लेकिन एफडी से अलग क्यों है? क्योंकि ये 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक के लिए होती है। कॉल मनी एक रात के लिए होती है। ठीक है, और आंसर क्या होगा? जब दो फर्मों के बीच में क्या होता है बेटा? अगर कोई उधार में गुड्स को खरीदना बेचना होता है तो कौन सा पत्र, कौन सा बिल इश्यू किया जाता है? राइट, दैट इज वाणिज्यिक बिल। कौन सा होता है बेटा? वाणिज्यिक बिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इजी है, फटाक से बताओ। अनुचित व्यवहार का निषेध सेबी का कौन सा कार्य है? अनुचित व्यापार व्यवहारों का निषेध सेबी का कौन सा कार्य है? प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज द विच फंक्शन ऑफ सेबी? कौन सा फंक्शन है सेबी का? ठीक है, कौन सा फंक्शन है सेबी का? कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में डिफरेंस ये होता है, किसी ने मेरे से पूछा अभी मेरे से, कमर्शियल बिल जो होता है ना बेटा, दो फर्मों के बीच में होता है। याद रखो, दो बड़ी बड़ी फर्म जो होती है, जैसे कि अगर कोई एक फर्म है जो क्या बनाती है? कपड़ा बनाती है, और दूसरी फर्म है जो कपास को बेचती है ना, रुई कॉटन को बेचती है, तो दोनों फर्मों के बीच में जो पैसे का लेन देन होगा उसमें कमर्शियल बिल का यूज किया जाएगा।
लेकिन एक फर्म है जिसका बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनी है, उसको बोला जाता है उसके पास पैसे चुकाने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेती है तो उसे क्या कहते हैं? कमर्शियल पेपर कहते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है, दो फर्मों के बीच होगा तो कमर्शियल बिल, और बहुत बड़ी फर्म का पब्लिक से, बहुत बड़ी फर्म अगर पब्लिक से पैसा लेगी तो उसे क्या कहते हैं? कमर्शियल पेपर कहते हैं। ठीक है, चलो भैया, अनुचित दैट इज कौन सा फंक्शन है सेबी का? सेबी के तीनों फंक्शन होते हैं, नियामक कार्य, विकास कार्य, सुरक्षात्मक कार्य। इनमें से कोई नहीं, अगर कोई भी मतलब कि अनुचित व्यापार व्यवहारों को निषेध सेबी के द्वारा कौन सा कार्य होता है? वो है कौन सा नंबर पे? 12 का क्या होगा बेटा? सी। ठीक है, दैट इज सुरक्षात्मक तक, प्रोटेक्टिव फंक्शन है ये। सुरक्षात्मक कौन सा फंक्शन है? प्रोटेक्टिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, फास्ट। ओके, वित्तीय बाजार के दो प्रमुख खंड है। टू मेजर सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर, कौन से हैं दो प्रमुख? टू मेजर सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हम लोगों ने पढ़ा था, दो सेगमेंट बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। कौन कौन से? ऋण बाजार, इक्विटी बाजार, डेप्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट। सेकेंड नंबर पे मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार, प्राथमिक बाजार। ठीक है, पूंजी बाजार के दो अंग होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। तो बी और डी तो हट ही गया। ठीक है, ऋण बाजार, इक्विटी बाजार, यह दोनों चीजें मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कौन कौन सा होगा? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आंसर इज सी। आंसर इज सी। क्लियर है? आंसर इज सी। बहुत इजी था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट सरोली, नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए कौन सा खाता खोलना अनिवार्य है? विच अकाउंट इज कंपल्सरी टू ओपन फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज? कौन सा खाता खोलना जरूरी भैया? कौन सा खाता खोलना? चालू खाता? बिल्कुल भी नहीं बेटा। बचत खाता, आवर्ती खाता, रिकरिंग अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, डीमेट अकाउंट, डीमेट खाता। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो फिजिकल चीज होती है इसको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो डीमेट खाता करता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से सारे ट्रांजेक्शन में लेन देन कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उसे कहते हैं डीमेट खाता। ठीक है, दैट इज डीमेट अकाउंट। जब भी आपको मतलब शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर को परचेज करना है, सेल करना है, तो यू हैव टू ओपन डीमेट अकाउंट। बिना डीमेट अकाउंट के आप कोई भी शेयर को ना परचेज कर सकते हो ना बेच सकते हो। ठीक है, डीमेट खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTCEI की स्थापना हुई थी, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवर द काउंटर, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? देखो, जो बड़ी बड़ी फर्म थी ना, वो सारी चीजें BSE और NSE में लिस्टेड हो गई थी, है ना। BSE और NSE में बड़ी बड़ी फर्मों को लिस्टेड, बड़ी बड़ी फर्म में उसमें लिस्टेड हो गई थी। लेकिन जो दे दीजिए, लेकिन जो छोटी मतलब मिड लेवल पे थी, जो छोटी लेवल की कंपनी थी, वो कहां पे लिस्टेड होती? तो उनको ध्यान में रखते हुए OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ताकि मीडियम टर्म पे और जो लोअर लेवल पे जो कंपनी काम कर रही है उन्हें पैसे पब्लिक से जुटाने की सुविधा मिल सके। तो ऐसे मार्केट को बिल्कुल सही कहा। किसी ने तुक्का मारा कि मन से तुक्का मारा कि पता था? राइट, दैट इज 1990 में कहा गया। 1990 में स्टैब्लिश हुआ था भैया। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं। मैं आंसर चलो ठीक है 23 क्वेश्चन लेकर आया था। मैं आज आप लोगों को सारी पीडीएफ बताने वाला हूं जो मैंने बनाई थी। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन करी कि हमको पीडीएफ मिली नहीं। अभी थोड़ी देर बाद ठीक आधे से पौन घंटे बाद आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसलिए चिंता मत करना, चिंता मत करो आप रितेश सर के साथ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए की बिक्री ₹250 के रूप में पुस्तकों में दर्ज किया गया था, 25 की त्रुटि। ठीक है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो थोड़ा गलत है, मैं समझा देता हूं। अ सेल ऑफ ₹250 वाज एंटर्ड इनटू बुक्स ₹225, इट इज द एरर ऑफ, मतलब कि आपने ₹250 में बेचा था। कितने में बेचा था? ₹250 में बेचा था, लेकिन आपने कितने रुपए लिख दिया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में? ₹25 में लिख दिया है। तो ये कौन सी गलती कहलाती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत की त्रुटि, पार्शियल त्रुटि, ठीक है, या फिर कमीशन की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जब भी हम कम या ज्यादा, है ना, कॉस्टिंग बोलते हैं उसको, कम लिखना या ज्यादा लिखना, अगर कम जोड़ देते हैं या फिर ज्यादा जोड़ देते हैं तो इसकी त्रुटि किसके अंतर्गत आती है? जिसने पढ़ा होगा वही सही ढंग से जवाब दे देगा मुझे। आंशिक त्रुटि कैसे हो गई भैया? आंशिक त्रुटि का मतलब यह हुआ कि बिक्री के अंदर तो लिखा, लेकिन जिसने कैश के अंदर लिखना भूल गया होगा या जिससे लिया होगा उसमें लिखना भूल गया होगा। ठीक है, यह आपने जो गलती करी है जोड़ने घटाने में या फिर कम ज्यादा करने में गलती करी है। आंसर वुड बी कमीशन की त्रुटि। ये कौन सी त्रुटि कहलाती है? कमीशन की त्रुटि कहलाती है। सिद्धांतिक त्रुटि अलग होती है, ठीक है, पार्शियल त्रुटि अलग होती है जिसमें आपने लिखना ही भूल गए। लिखा तो है ना, यहाँ पे पार्शियल ओमिशन मतलब क्या होता है? आधा ही लिखा, पार्शियल ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है पूरा ही नहीं लिखा। तो यहाँ पे कुछ तो लिखा है ना, इसलिए क्या कहलाएगी? कमीशन की त्रुटि कहलाएगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, तो आसानी से आप बता सकते हो। आप लोग उसको कई बार पढ़ चुके हम लोग। एक ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है? ट्रायल बैलेंस की परिभाषा कैसे दे सकते हो आप? परीक्षण संतुलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस कैन बी डिफाइंड। एक खाता होता है क्या ट्रायल बैलेंस के? मूल प्रविष्टि की किताब होती है। मूल प्रविष्टि किताब क्या होती है? जूनल। और प्रिंसिपल किताब क्या होती है? प्रिंसिपल किताब दैट इज लेजर। ठीक है, खातों का सारांश या फिर ये सभी, ठीक है, दैट इज खातों का सारांश। ठीक है, समरी ऑफ अकाउंट क्या होता है? ये समरी ऑफ अकाउंट। क्लियर है? समरी ऑफ अकाउंट 17 का सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जो ये बताएगा उसको डेयरी मिल्क चॉकलेट। ठीक है, जल्दी बताओ। ओके बलराम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक कर दो सब, क्योंकि मैं वो पीडीएफ बताने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों के लिए सारे जनक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे थे। कल मैं आया पढ़ाने के लिए यहाँ पर और बच्चे लोग वहां पे कंप्लेन कर रहे थे कि सब पीडीएफ नहीं मिली। और ठीक है भैया कि आज लेके आ जाऊंगा बस। ओके चलिए, मैं गिफ्ट अभी दूंगा, अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं, पक्का दूंगा। मैं मेरे पास रख के क्या करूंगा आप खुद सोचो ना। मैंने आप लोगों के लिए बनाया तो मैं रखूं के थोड़ा आपको दिखा दिखा के बोलूंगा अरे देखो मैंने पीडीएफ बना ली। कुछ ना कुछ तो टेक्निकल पता नहीं कैसे नहीं मिली, लेकिन मैंने वो दे चुका हूं। चलो आगे, इसका बिक्री खाते की शेष राशि हमेशा कहां पे होगी? द बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट विल ऑलवेज बी, कहां पर होता है? 18 का बी, क्रेडिट बैलेंस। ओके मैं देता हूं चॉकलेट, प्लीज थोड़ी सी भावनाओं को समझो। जब भी आप इंदौर आओगे तो मैं पक्का चॉकलेट दूंगा, आपने याद दिला देना कि सर मैंने दिया था। ओके डेबिट बैलेंस वाले बच्चे नहीं, अभी मैं आपको 2 मिनट में चॉकलेट दूंगा अभी, जिसने भी सही दिया आंसर। ओके हमेशा कल मैंने सिखाया था सारे खर्चे, सॉरी, छोटे खर्चे खर्चे, बड़े खर्चे संपत्ति, इन सब का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। मतलब कि परचेस कर रहे तो वो भी आपके खर्चे, तो वो आपका कहां पे आएगा? डेबिट बैलेंस में जाएगा। लेकिन कल एक और चीज सिखाई थी, छोटी आय आय, बड़ी आय देयता आय। तो बेचने के बाद क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है ना,
तो फिर उसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। आंसर क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आंसर वुड बी बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आय कैसे नापी जाती है? ओके, चलो, आय कैसे मापी जाती है? 19 का मैं सबके नाम देख रहा हूं, जिसने भी बोला है सही जवाब सबके घर में पहुंच जाएगी। एड्रेस पहुंचा देना बस सभी लोग। चलो 19 का आंसर बताओ। 19 का आंसर। और पिघल जाए इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा, और रास्ते में किसने खा लिया उसकी गारंटी भी मैं नहीं लूंगा। चलो फटाफट बताओ, आय कैसे नापी जाती है? हाउ इनकम इज मेजर्ड? मिलान अवधारणा के माध्यम से, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, निरंतरता अवधारणा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के हिसाब से, लागत अवधारणा कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से। जल्दी बताओ। नहीं, कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से लागत कैसे नापोगे? गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल गलत। मैचिंग कंसेप्ट, देखो लागत जिस कीमत पे हम लोगों ने संपत्ति को खरीदा है उसी कीमत पर हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना होता है, लागत अवधारणा कहती है। निरंतरता अवधारणा क्या कहती है? कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि हमें जो एक बार मेथड यूज कर ली है उसी मेथड को हमेशा हमको यूज करते रहना है, वो कहती है निरंतरता अवधारणा। और मिलान अवधारणा कहती है कि आपको पैसा आया हो या नहीं आया हो, ठीक है, खर्चे हो गए हो नहीं हो गए हो, आपको हर साल उसको मिलान करते रहना चाहिए, ऐसा कहती है, ताकि आप इनकम को पता लगा सको। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आंसर क्या होगा? मिलान अवधारणा। क्या होगा बेटा? मिलान अवधारणा। चले, ओके, मिलान। नेक्स्ट, जब कंपनी नए उत्पाद के लिए विज्ञापन के लिए खर्च करती है तो उसे क्या कहते हैं? When company spends for the advertisement for the new product is called आगम व्यय, revenue expenditure, आस्थगित आगम व्यय, deferred revenue expenditure, पूंजीगत व्यय, capital expenditure। ठीक है, या ए या तो सी, ए और सी दोनों बताओ। देखो, आगम एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो छोटे समय के लिए होता है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। पूंजीगत व्यय वो होता है जो बड़ी बड़ी चीजों के लिए खरीदने के लिए किया जाता है, वो खर्चे जो लंबे समय के लिए होते हैं, बड़ी चीजों के लिए, बड़ी चीजों को खरीदने के लिए किए जाते हैं, उसे पूंजीगत खर्चे कहते हैं हम लोग। और आस्थगित आगम व्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे जो वर्तमान में हो जाते हैं और इसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलता रहता है, उसे आस्थगित आगम व्यय कहते हैं। समझ में आ गया है? ओके, आस्थगित आगम व्यय होता है। चलो 20 का बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखना चाहता हूं कि किसका सही होगा 21 का। जल्दी, फास्ट। जल्दी, ओके 21। एक दो बच्चों का, तीन बच्चों का सही है बस। ओके, जब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सभी लोग लाइक करो फटाफट, क्योंकि इसके बाद सारी पीडीएफ वो बताने वाला जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। ठीक है, ताकि मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, चलो फटाफट लाइक कर लो और फटाफट शेयर करो ताकि सभी लोगों को फायदा हो जाए इससे। आयोग की त्रुटि तो नहीं होगी। तलपट तैयार करने में कौन सी त्रुटि प्रकट नहीं की जा सकती? विच एरर कैन नॉट बी रिवील्ड। रिवील्ड मतलब कि उजागर नहीं की जा सकती, कि भैया पता ही लग सकता है कि कौन सी गलती हुई है। ठीक है, ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आंशिक चूक की त्रुटि, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, क्षतिपूर्ण की त्रुटि, कंपनसेशन एरर। कंपनसेशन एरर का मतलब ये होता है कि किसी से 100 रुपए ज्यादा ले लिया और किसी को 100 रुपए कम दे दिए। ठीक है, क्षतिपूर्ण त्रुटि कहलाती है। आयोग की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है कि कम जोड़ा ज्यादा जोड़ा। ठीक है, और सिद्धांत की त्रुटि मतलब कि सैद्धांतिक मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत
जो गलती होती है वो क्या कहलाती, सिद्धांत की त्रुटि कहलाती है। आंसर वुड बी क्षतिपूर्ण त्रुटि, कंपनसेशन एरर, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, किसी से आपने 100 रुपए ज्यादा ले लिया और किसी को 100 रुपए कम दे दिया, तो ये कौन सी त्रुटि होती है, क्षतिपूर्ण त्रुटि होती है, जिसका आप पता नहीं लगा सकते हो। आंसर विल बी बी, आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट बताओ जरा, 22, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद हम लोग 10 मिनट वो डिस्कस कर लेंगे जो पीडीएफ में है, ठीक है। बट बच्चे बहुत कम है, सिर्फ 5,000 पटवारी जुड़े, मुझे लगता है कि 6-7 हजार तो पटवारी जुड़ना चाहिए, ठीक है, बेचारों को सभी को फायदा हो जाए, ठीक है। चलो जल्दी बताओ। ओके, बिल्कुल सही, वित्तीय उत्तोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी डिफाइंड एज अ लाभ बढ़ाने के लिए अधिक ऋण पूंजी का उपयोग, सॉल्वेंसी में उच्च डिग्री, कम बैंक वित्त, लो बैंक फाइनेंस, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बिल्कुल, अगर आपका लाभ ज्यादा हो रहा है, यू आर गेटिंग द गुड प्रॉफिट, आपको फाइनेंशियल लिवरेज मतलब आपको डेप्ट का पैसा ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है, अधिक ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, आपको ऋण ज्यादा लेना चाहिए अगर आपके पास लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ होता है तो फिर आप है ना क्या होता है, जब आपके पास लाभ होता है, फायदा होता है, ज्यादा फायदा होता है, तो फायदे को आपको इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में बांटना होता है, तो अधिकांश पैसा आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ऋण ले लोगे तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो दे सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो आप पे मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, वो आप लोगों ने करके दिखा देना और मुझे कमेंट में जरूर बता देना है कि सर 23 का आंसर ये होगा, ठीक है। 23 का आंसर जरूर मुझे बता देना, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चों ने कितनी अच्छी ढंग से तैयारी करी है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं भैया ओके। तो ये हम लोगों का था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा डिजाइन करूं, ठीक है, बहुत कुछ जितनी कोशिश हो सकती थी मेरे से, मैंने सब लोगों के जनक के नाम लिखने की कोशिश करी, ठीक है। तो हम लोगों को पता है फिलिप कोटलर को आधुनिक विपणन मतलब कि मॉडर्न मार्केटिंग का हम लोग जनक मानते हैं। किसको मानते हैं? फिलिप कोटलर को। दिख रहा सभी लोगों को? अब ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिली, क्योंकि मैं अभी डलवाऊंगा आप लोगों के लिए। हेनरी फियोल को आधुनिक प्रबंधन का सिद्धांत का जनक कहते हम लोग। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत के जनक कहलाते हैं, इसे टेलरवाद भी कहते हैं, ठीक है। और यह फंक्शनल संगठन मतलब कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके भी फादर कहे जाते हैं फ्रेडरिक टेलर, ठीक है। ओके, मैं सारी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐप पे एक्स्ट्रा नोट्स के नाम से डला हुआ है पीडीएफ, ठीक है। ये पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, ओके। चलो, इसके बाद मैक्स वेबर को नौकरशाही सिद्धांत का जनक कहते हैं हम लोग। जॉर्ज एल्टन मेयो को मानव संसाधन प्रबंधन के जनक कहा जाता है। लुकास पेसियोलो लेखांकन के जनक कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जनक है जो पूछे जाते हैं बेटा, कई बार पूछे जा चुके हैं। सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर ने एक्स वाई की, ठीक है, थ्योरी दी थी। एक्स में बोला था कि एक्स वाले बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में चलते हैं और वाई वाले बिल्कुल ट्रेडिशनल वे की जगह मॉडर्न ख्यालात मतलब मॉडर्न विचार वाले होते हैं। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग में 2 कारक सिद्धांत दिए थे, प्रेरक और स्वच्छता, ठीक है, दैट इज हाइजीनिक एंड मोटिवेशन। हाइजीनिक में उन्होंने ये कहा था कि जिनको वो सारी चीजें जिनकी वजह से उनके मन में मोटिवेशन बना रहता है, लेकिन उसमें जो भी कमी करेंगे हम लोग तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और मोटिवेशन के अंदर उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नए काम दिए जाते हैं। ऐसी 2 सिद्धांत वाली थ्योरी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी, ओके।
अब्राहम मास्लो ने, आपको पता है कि आवश्यकता का पद अनुक्रम दिया था, 5 सिद्धांत, 5 उनके पद अनुक्रम थे उनके। पीटर एफ ड्रकर ने उद्देश्यों के द्वारा एमबीओ का उन्होंने सिद्धांत दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एल्टन मेयो ने मानवीय प्रबंध दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया। माइकल हैमर ने दैट इज व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्भो यांत्रिकरण का सिद्धांत दिया था। हेरोल्ड कुंटज ने प्रबंध का जंगल सिद्धांत का सिद्धांत दिया उन्होंने। और लूथर गुलिक ने ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, यह लूथर गुलिक ने दिया था सिद्धांत। प्लीज इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है। सिमरन चौधरी, ऑल द बेस्ट। ओके। चलो, फिर और दिया था ब्लैक एंड मॉर्टन ने प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत दिया था। जेरोम मैककार्थी, कई बच्चों लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर फिलिप कोटलर ने दिया था 4 पीस का सिद्धांत या किसने किसी और ने दिया था, तो ये याद रखना जेरोम मैककार्थी ने 4 पीस का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। बूम्स एंड बिटनर ने 7 पीस का सिद्धांत दिया था। बूम्स एंड बिटनर ने 7 पीस का सिद्धांत दिया था। तो 4 पीस में क्या हो गया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। बूम्स एंड बिटनर ने 7 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पैकेजिंग नहीं है, पोजिशनिंग एंड पीपल। ठीक है। प्लेस होगा ये, एक्चुअल फिजिकल प्लेस। ठीक है। पैकेजिंग नहीं है ये। ओके। बिल स्मिथ में 6 सिग्मा का दिया था। 6 सिग्मा 1986 में मोटोरोला जो कंपनी थी उसने सबसे पहले यूज किया था, हम लोगों ने ये पढ़ा है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने नौकरी संवर्धन दैट इज जॉब इनलार्जमेंट का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए, ये 7P का एक बार, क्योंकि 7P हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो होता ही हो। फिजिकल एविडेंस मतलब कि जहां पर आप काम कर रहे हो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपके पास लोग जो होते हैं आपकी कंपनी के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग के लिए। तो ऐसे 7P के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बूम्स एंड बिटनर ने इसका सिद्धांत दिया था। ये थोड़ा सा ये गलत है इसके अंदर, आप प्लीज इसको चेक करके इसको सही कर लेना भैया। ओके। अलग अलग किताबों के बारे में है। ठीक है। बेसिकली जो होती है ना बेटा, ये जो मैंने किताबों के नाम दिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, इसके कारण इन किताबों को मैंने उठा के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ओके। चलिए, परिभाषाएं, अलग अलग प्रबंध की परिभाषा, ये सारे जिन्होंने परिभाषा दी है उन सब की परिभाषाओं की पूरी लिस्ट है बेटा। अब इसको हम लोग नहीं कर रहे। प्रबंध के देखो, प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा है, व्यावसायिक वातावरण की परिभाषा है, नियोजन जिनके जिनके पूछे जा चुके हैं पहले, और जो मुझे लगा कि ये आ सकता है तो वो सारी परिभाषा मैंने इसके अंदर दे रखा हूं। ठीक है। क्लियर है? लेखांकन, बही खाता, खाता बही, लागत लेखांकन, और उसके बाद शब्दावली। ये शब्दावली बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इंग्लिश में पढ़ के जाना प्लीज सभी लोग। ठीक है। क्लियर है? तो इसमें कभी किसी को कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि सर इसमें कोई डाउट लग रहा है। ये अलग अलग सारे पीडीएफ, सारे इसके शॉर्ट नोट्स है। जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा था एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनसीडीएक्स एंड नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ठीक है। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, ये मत सोचना कि सर ने कहां से उठाया, क्या उठाया। ये सारी चीजें वो है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि एक भी मैंने कोशिश करी ये है कि मैंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं दिया। जो चीज पहले पूछी जा चुकी है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उसी चीज को उठाकर आपको दिया है मैंने। ठीक है। ओके। तो ये प्लीज पढ़ लेना। कुल 70 के लगभग। देखो, फीपो लिफो की मैंने इसमें सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फीपो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीपो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये एफएमसीजी, एफएमडीजी। ठीक है। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट।
ठीक है। तो ये अलग अलग आप लोगों को दे रखा हूं मैंने, ठीक है। तो प्लीज इसको पढ़ना जरूर, क्लियर है। तो आज हम लोग हमारा सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मैं सभी लोगों के लिए विश करूंगा कि आपका पेपर बहुत शानदार जाए, आप पटवारी बनो। उदास होके मत जाना और निराश होके मत जाना, क्योंकि जब आप उदास होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर के सेल मरना चालू हो जाते हैं, और जब आपकी बॉडी के सेल्स खत्म होते हैं ना, तो फिर आपकी मेमोरीज क्या होती है बेटा, कम होना चालू हो जाती है। जो आपने पढ़ा है वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, खत्म होना चालू हो जाता है। तो बेटर ये है, और मतलब अपने आप पे विश्वास करके जाओ, मैं कर सकता हूं। आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। बस ये 3 वर्ड याद रखना, आई एम द बेस्ट, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। ये 3 वर्ड आप रिपीट करते रहना एग्जाम जाने के पहले, और उसके अलावा कुछ मत सोचना। ईश्वर अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी तो जरूर आपको सफलता देगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।